हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज का जो पेपर होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आज के इस वीडियो में। और अच्छे से देखिए कि ये प्रश्न जो आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा गया है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं के लिए आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है और अच्छे से आप लोग देखिए वीडियो को। और हमारे अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्रा हैं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है यानी कि आज के जो वीडियो का प्रश्न होगा वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा कि जिसके जिसके जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो प्रश्न एक ही है और अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ यानी क्लास की तरफ कि आज के प्रश्न में किस तरीके से प्रश्न आया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न है दोस्तों। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो आपका बार बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आपका लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि लॉन्ग आंसर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा नंबर 10 नंबर का होता है। तो इससे क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझने में मौका मिल जाता है, लिखावट भाषा समझ में आ जाती है और अच्छे से आप लोग को आपका किस तरीके से लिखना होगा और आपको एक नोट्स भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। इसमें है क्या कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो आलोचना हुई है उसके बारे में हमें लिखना है। आंसर में लिखना होगा आपको भूमिका, हेडिंग डालना होगा भूमिका। अब भूमिका में लिखना होगा सन 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों से भारतीय जनता की आशाएं पूरी नहीं हुई। यानी कि जो 1909 ईस्वी की मार्ले यानी कि मिंटो मार्ले जी की सुधार हुए थे भारतीय जनता की आशाएं पे, वो क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ, जिससे देश की उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारधाराएं बढ़ने लगी। उग्रवादी का मतलब होता है यानी कि जो क्रिमिनल बोलते हैं जिसे हम, तो उग्रवादी का मतलब होता है क्रिमिनल जिस जो एक कांड से दूसरा कांड करे, तो इस तरीके से उग्रवादी होता है। और क्रांतिकारी का मतलब होता है जो क्रांतिकारी होते हैं किस तरीके से अपना निभाते हैं। तो ये धाराएं क्या होती हैं, उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारधाराएं बढ़ने लगती हैं। बम का सिद्धांत प्रचलित होने लगा, यहाँ तक कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर भी बम फेंकने का प्रयास किया गया। उधर 1911 ईस्वी में सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, जिसके कारण मुसलमान नाराज हो गए। ब्रिटेन ने बाल्कन और टर्की में जो युद्ध लड़ा उसको मुसलमान इस्लाम के विरुद्ध मानते थे, जिसके कारण मुस्लिम जनता अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गई। और मुस्लिम लीग में कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों के आ जाने से सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और लीग एक हो गए। यहाँ तक कि 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में यानी कि जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ उसमें उग्रवादी नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे। वे भी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के साथ एक ही मंच पर बैठे यानी कि इन सभी कारणों में से राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। और बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाया। तो यानी कि 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, श्रीमती एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर चलाया था। किस सन में, 1916 ईस्वी में। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति को देखते हुए 1919 का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मॉन्टफोर्ड अधिनियम के निर्माण का तत्कालीन कारण मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, जिससे यह बताया गया कि वह भारत सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है। इस असफलता के कारण मेसोपोटामिया क्षेत्र में ब्रिटेन की पराजय हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से जो सहायता पाने के लिए ब्रिटेन ने स्वशासन देने की बात कही थी, इसी के परिणाम स्वरूप नव नियुक्ति भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को
संसद में घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत मंत्री जो है वो मॉन्टेग्यू के परस्पर विचार विमर्श के बाद 1918 ईस्वी में भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसे हम कहते हैं मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। किसमें? सन 1918 ईस्वी में मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट स्थापना हुई और इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1919 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम यानी 1919 पारित किया गया। तो ये था आपका 1919 नियम किस तरीके से किस आधार पर किस बुनियाद पे 1919 का नियम आधारित यानी कि अधिनियम पारित किया गया था। तो कुछ इसी तरीके से जो ये रिपोर्ट पारित हुआ इसी के सिफारिश के आधार पर 1919 का जो अधिनियम था ब्रिटिश संसद से वो भारत शासन के अधिनियम 1919 में पारित किया गया यानी कि घोषित किया गया। उसके बाद में फिर आपका आता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में अब इसमें लिखना होगा। सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में निम्न प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान? पहला तो आपका आता है प्रांतों में उत्तरदायी शासन का द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रयोग करने के लिए कार्यपालिका की दो भागों में बांट दिया गया है। पहला तो आपका आता है गवर्नर और उसके सभासद और ब नंबर आता है आपका गवर्नर और उसके मंत्री। अब गवर्नर और उसके सभासद कौन कौन थे? इन्हें हम प्रांतीय सूची के 51 विषयों में 29 विषयों की प्रशासन सौंपी गई और इन विषयों में आरक्षित विषय कहा गया है, जिसमें मुख्य विषय थे आपका पुलिस हो गया, कारागार हो गया, उसका फिर न्याय हो गया, वित्त हो गया, भू राजस्व, सिंचाई आदि। इन विषयों के प्रशासन के लिए गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था और गवर्नर के प्रति सभासद यानी कि सभासद क्या थे? उत्तरदायी रहते थे। यानी सभासद जो थे वो किसके प्रति रहते थे? पुलिस, कारागार, न्याय, वित्त और भू राजस्व और सिंचाई। वित्त का मतलब होता है जीएसटी कर विभाग, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स विभाग, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स विभाग। तो ये आपका वित्त के अंतर्गत आता है, वित्तीय शासन। तो ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? गवर्नर और उसके सभासद ये क्या करते थे? ये अपना उत्तरदायी निभाते थे। उसका फिर आपका आता है गवर्नर और उसके मंत्री। प्रांतीय शासन के दूसरे यानी कि 22 विषयों का हस्तांतरित विषय का नाम दिया गया और ये विषय मंत्रियों को सौंपे गए। मंत्री इन विषयों के प्रशासन के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसमें मुख्य विषय कौन कौन थे? पहला तो आपका आता है कृषि, फिर शिक्षा आता है, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य आदि। ये आपके आते थे गवर्नर और उसके मंत्री के पद में। यानी उपर्युक्त शासन को ही द्वैध शासन का नाम दिया गया है। यानी कि जो ये शासन है यानी कि गवर्नर और उसके मंत्री जो इसके शासन थे इसे हम बोलते हैं द्वैध शासन। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि द्वैध शासन किसे कहते हैं। तो यही आपका जो पॉइंट है ये द्वैध शासन के अंतर्गत गवर्नर और उसके मंत्री ही द्वैध शासन के अंतर्गत है। ये आपके अगर हम बात करें तो ऑप्शनल क्वेश्चन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे कि शासन को द्वैध शासन के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? गवर्नर और उसके मंत्री। तो ये आप लोग पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। उसका फिर आपका आता है जिसका तात्पर्य था कि प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित थे। इन दोनों प्रशासन ऐसे दो अलग अलग अधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप एवं उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। कौन कौन से आते हैं? फिर दूसरा आपका कि सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। दूसरा आपका था सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। इसमें आपका आता है कि सन 1919 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक का मतलब होता है अलग, प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी कि अलग का प्रतिनिधित्व किया गया था, जिसमें 1919 के अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों के कुछ प्रांतों में यूरोपियन के एंग्लो इंडियनों
और भारतीय ईसाइयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये आता है किसमें, सांप्रदायिक मताधिकार के विस्तार के अंतर्गत। ये क्या थी, ये 1919 के अंतर्गत जो विशेषताएं दी गई हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरा आता है आपका कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू। इसमें आपका आता है जो प्रत्यक्ष प्रणाली होता है लागू, निर्वाचन प्रणाली, इसमें है कि इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। फिर चौथा आता है आपका कि केंद्रीय कार्यपालिका पहले की तरह अनुत्तरदायी हो। हेडिंग होगा आपका ये सारे, इसमें यह लिखना होगा आपको कि पहले की तरह केंद्रीय कार्यपालिका को क्या होगा, अनुत्तरदायी ही रखा जाएगा। फिर पांचवा नंबर आपका आएगा कि द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को दो सदन स्थापित किए गए हैं। द्विसदनीय स्थानमंडल किसके द्वारा स्थापित किया गया है, 1919 के अधिनियम द्वारा ही द्विसदनीय विधानमंडल को स्थापित किया गया है। छठा नंबर आपका आता है कि नरेश मंडल की स्थापना। एक नरेश मंडल की स्थापना की गई जिसका प्रधान गवर्नर जनरल को बनाया गया। उसके बाद फिर आपका था 1919 के अधिनियम के दोष। इसके दोष कौन कौन से हैं, इस अधिनियम के निम्न दोष विद्यमान थे। इस तरीके से मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपके लेखन शैली और उसके बाद में फिर आपको थोड़ा समझने के लिए और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सके, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं और पढ़ाते भी हैं कि अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। आपका कोई पॉइंट अगर छूट रहा है तो आप लोग कॉपी में लिख सकें और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे से आप लोग दोस्तों देखते रहिए। फिर आपका आता है पहला, इसमें विधानमंडल की अपेक्षा कार्यपालिका निरंकुश। केंद्रीय विधानमंडल को लोकतांत्रिक बनाया गया लेकिन फिर भी कार्यपालिका को निरंकुश रखा गया था। ये दोष थे उसके, ये इसके क्या हैं, मुख्य दोष हैं। फिर दूसरा आता है आपका हेडिंग में कि प्रांतों के लिए द्वैध शासन की अव्यवहारिकता। इसमें आपका आता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था वह व्यवहारिक नहीं था और इस शासन में मंत्रियों को दोहरा उत्तरदायित्व अनुचित रूप से मिला हुआ था। मद्रास के एक मंत्री के.बी. रेड्डी जी के अनुसार कहा है कि मैं एक विकास विभाग का मंत्री था परंतु सिंचाई विभाग मेरे पास नहीं था। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो औद्योगिक कारखाने तथा श्रम विभाग मेरे पास नहीं था। तो ये किसके अनुसार बताया गया था, ये के.बी. रेड्डी जी के अनुसार कहा गया है। तीसरा आपका था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सन 1919 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के बजाय उसका विस्तार किया गया जिससे भारत की एकता समाप्त हो गई और 1919 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था और 1919 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के समान सिखों एवं ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। तो ये इसके प्रमुख दोष हैं। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोग हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपका था कि 1919 के अधिनियम में जहां एक तरफ कुछ कमियां थीं और वहीं दूसरी तरफ क्या थी, अच्छाइयाँ भी थी, जिसके कारण इस सुधारों की दिशा में एक अच्छा उपाय माना जाता है। जो प्रोफेसर निवास जी ने लिखा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में संसदीय शासन पर संप्रारंभ करने का वचन दिया और इसी अधिनियम के द्वारा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन का प्रारंभ हुआ जिसका कारण था 1947 का आज़ादी। तो ये आपका मुख्य कारण था 1919 का अधिनियम। इसी के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें, भारत में जो अधिनियम आया था 1919 में, इसमें बहुत सुधार हुए थे और बहुत दोष आपको मिले थे। तो इसके वजह से 1947 का जो आज़ादी हुई थी इसी का मुख्य कारण था, जिसका कारण था 1947 की मुख्य आज़ादी। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको उन्होंने बताया है श्रीनिवास जी के। ये आपको किसके द्वारा बताया गया है, श्रीनिवास जी के द्वारा ये बताया गया है कि जिसका कारण था 1947 की आज़ादी। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग बिल्कुल जुड़कर फिर आप कास्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को
व्हाट्सएप से पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में भी आपको लिंक अपडेट करा दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ से भी आप लोग जुड़कर ग्रुप वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, नए प्रश्न के साथ, और अच्छा सा आपका मॉडल पेपर भी लेके आएंगे। और आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को और लास्ट तक देखिए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।